हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, मिर्जा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वो है बिस्मार्क की विदेश नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि बिस्मार्क ने सिंगल हैंडेडली का मतलब है अकेले उसने प्रयास करके जर्मनी का निर्माण एक राष्ट्र के रूप में किया। जर्मनी का एकीकरण को पूर्ण करने का जो अचीवमेंट है वो बिस्मार्क का था। और जब एकीकरण पूर्ण हो गया, जर्मनी एक राष्ट्र बन गया कई सारे एरिया को मिला के, उसके पश्चात बिस्मार्क की जो विदेश नीति है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रही है यूरोप के इतिहास में। क्योंकि जो बिस्मार्क ने जो विदेश नीति अपनाई जर्मनी राष्ट्र बनने के पश्चात, उस विदेश नीति के कारण आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं बिस्मार्क की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने ग्रेजुएशन में भी टॉपिक है कि बिस्मार्क की जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां, उसके बारे में बात करो। तो बिस्मार्क की उपलब्धियों के अंतर्गत बिस्मार्क की विदेश नीति भी आती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है कि जर्मनी को एकीकृत किया गया बिस्मार्क के द्वारा। उसी प्रकार से इटली का भी एकीकरण हुआ। तो एकीकरण होने के पश्चात बिस्मार्क ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब सबसे पहला आता है कि जो बिस्मार्क की विदेश नीति है उसके उद्देश्य क्या थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य बिस्मार्क की विदेश नीति का जर्मन डोमिनेशन टू बी कंटिन्यूड। जर्मनी जो एक सशक्त राष्ट्र बना है उसका जो डोमिनेशन है पूरे यूरोप में रहना चाहिए। उसके विदेश नीति का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जर्मनी एक ताकतवर देश बना रहे, जो जर्मनी उसका डंका पूरे यूरोप में बसता रहे। इसलिए जब एक बार के लिए जर्मनी ताकतवर बन गया एकीकरण होने के पश्चात, जर्मनी कैसे ताकतवर बना, क्योंकि एकीकृत होने के लिए जर्मनी को फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना पड़ा था। दो बहुत बड़ी शक्तियां हुआ करती थी यूरोप की, तो दो बड़े राष्ट्रों को हराने के पश्चात जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसके अंतर्गत फ्रांस की पराजय हुई और ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। तो एकीकृत होने के पश्चात जर्मनी एक ताकतवर देश बन चुका था। और जब कोई देश ताकतवर बन जाता है उसके पश्चात उनकी क्या कोशिश होती है कि जो हमारी ताकत है वो मेंटेन रहे, जो हमारी पावर है मेंटेन रहे, जो हमारा डोमिनेशन है, जो हमारा प्रभुत्व है यूरोप में, उसको आगे कंटिन्यू रखना है। इससे अपन कहते हैं स्टेटस को। जर्मनी एक प्रकार की स्टेटस कोइस्ट पावर बन गया था। स्टेटस कोइस्ट अपन किसे कहते हैं, स्टेटस को का मतलब है, इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब आएगा यथा स्थिति। यानी जो करंट सिचुएशन है, जो आज की परिस्थितियां हैं, वही परिस्थितियां आगे तक कायम रहे। अगर जर्मनी आज के समय में ताकतवर है तो आने वाले समय में भी ताकतवर बना रहे। और एक तो होता है कि वह शक्ति है जो बदलाव चाहती है, और एक वह शक्ति होती है जो यथास्थिति चाहती है। तो जर्मनी एक यथास्थिति चाहने वाला राष्ट्र बन चुका था, क्योंकि जो ताकतवर राष्ट्र जर्मनी बना था एकीकरण होने के पश्चात, उस ताकत को कंटिन्यू रखना था, कोई चुनौती नहीं दे पाया जर्मनी को। तो इसलिए जर्मनी यथास्थिति चाह रहा था, कोई बदलाव नहीं, ये नहीं कोई और देश जर्मनी से अधिक ताकतवर यूरोप में बन जाए। अब इससे पहले अपन बात करें, एकीकरण होने से पश्चात स्टेटस कोइस्ट पावर कौन सी थी, यथास्थिति चाहने वाली पावर थी ऑस्ट्रिया। उस समय में ऑस्ट्रिया चाह रहा था कि यथास्थिति मेंटेन रहे, आज के समय में हम शक्तिशाली और हमेशा के लिए शक्तिशाली बने रहे। इसलिए जहां जहां पे भी राजाओं के प्रति विद्रोह हुआ है, राजाओं के विरोध में विद्रोह हुआ यूरोप में, उसका दमन करने के लिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो अपनी सेना भेजा करता था। क्योंकि ऑस्ट्रिया एक यथास्थिति चाहने वाली शक्ति थी, एक स्टेटस कोइस्ट पावर थी। लेकिन उस समय में जर्मनी चुनौती देना चाह रहा था ऑस्ट्रिया को, और 30-40-45 सालों के अंदर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को चुनौती दी, ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया। लेकिन अब जर्मनी ताकतवर बन गया तो उसके बाद जर्मनी यथास्थिति चाहने वाला देश बन गया। अब जर्मनी को भी चुनौती दी जाएगी आगे चल के। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरीके से हार होती है। तो एक तो वो ताकत होती है जो यथास्थिति मेंटेन करना चाहती है, और जो दूसरी ताकत वो होती है जो बदलाव चाहती है। पहले जर्मनी बदलाव चाह रहा था ऑस्ट्रिया को हराकर, और जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया, खुद ताकतवर बन गया, तो उसके बाद जर्मनी स्टेटस को स्थापित करना चाह रहा था कि हमारी ताकत हमेशा के लिए बनी रहे। और कौन सा उद्देश्य था बिस्मार्क का उसके विदेश नीति में? अगला था आइसोलेशन ऑफ फ्रांस एज अलोन कांट रिवेंज। इसका मतलब ये है कि इसके अपन को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं विस्तार से आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, उससे पहले जर्मनी को फ्रांस को हराना पड़ा एक युद्ध के अंदर।
फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित किया था जर्मनी ने। उसके पश्चात जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अब जब फ्रांस पराजित हुआ, बिस्मार्क वहीं नहीं रुका। पराजित करने के पश्चात जो फ्रांस का राजा था उसको ह्यूमिलिएट किया गया। नेपोलियन तृतीय जो वर्साय का महल है फ्रांस में। आपको वर्साय की फेमस संधि के बारे में पता होगा ना, जो 1919 में जिसको पीस ट्रीटी कहा जाता है। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। वर्साय एक जगह है फ्रांस में जहाँ पे महल बना। तो जर्मनी का एकीकरण होने के पश्चात, फ्रांस को हराने के पश्चात वर्साय के महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के राजा को मुकुट पहनाया था। तो फ्रांस के राजा को, फ्रांस की जनता को पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया बिस्मार्क के द्वारा फ्रांस को हराने के पश्चात। तो अब बिस्मार्क को क्या डर था, क्योंकि बिस्मार्क ने, जर्मनी ने फ्रांस की जनता और फ्रांस के राजा को ह्यूमिलिएट किया जीतने के पश्चात। तो बिस्मार्क को हमेशा ये डर लगा रहा कि फ्रांस एक ताकतवर देश रहा है अपने पास्ट में, नेपोलियन जैसा महान राजा फ्रांस में रहा, तो आगे चल के भी फ्रांस बदला लेने की कोशिश करेगा जर्मनी से। तो अब जो मुख्य पिलर था बिस्मार्क की विदेश नीति को, वो ये था किसी न किसी तरीके से फ्रांस को कॉर्नर करके रखा जाए, फ्रांस को एक कोने में रखा जाए। इस प्रकार से संधियां की जाए दूसरे राष्ट्रों के साथ कि फ्रांस को कोई भी यूरोप में मित्र नहीं मिल पाए, क्योंकि जब फ्रांस को मित्र मिलने लगेगा तब सैनिक घेराबंदी शुरू हो जाएगी जर्मनी, क्योंकि फ्रांस हर हाल में बदला लेने की कोशिश करेगा जर्मनी से। और फ्रांस ने आगे चल के बदला लिया भी। बिस्मार्क की तो मृत्यु हो गई, उसके बाद जर्मनी का कोई नया राजा, उसने वहां की गद्दी संभाली जर्मनी की। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी की बुरी तरीके से हार हुई, और विजय किसकी भी, फ्रांस की भी, ब्रिटेन की भी। तो आखिरकार फ्रांस को आगे चल के मित्र मिलने लग गए। लेकिन बिस्मार्क की जो विदेश नीति है उसकी सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि बिस्मार्क ने अपने जीवित रहने तक फ्रांस को एक भी राष्ट्र या मित्र नहीं मिलने दिया। तो फ्रांस को कॉर्नर करके रखा, तो फ्रांस को आइसोलेट करना था ताकि फ्रांस जर्मनी से बदला लेने की सोच भी नहीं सके। और जब तक फ्रांस को कोई मित्र राष्ट्र नहीं मिलता है, फ्रांस बदला नहीं ले सकता। और अंततः फ्रांस को मित्र राष्ट्र मिले, जैसा आपको पता है ब्रिटेन मिला, सबसे बड़ा साथ ब्रिटेन ने दिया। कुछ समय के लिए रशिया ने भी फ्रांस का साथ दिया। इसके अलावा अगला उद्देश्य क्या था बिस्मार्क का, शांति की स्थापना, यूरोप में शांति की स्थापना हो, और जो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अभूतपूर्व प्रगति हो। तो ये इसकी विदेश नीति के उद्देश्य थे। फिर टूल्स कौन कौन से थे, किस प्रकार से बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति का क्रियान्वयन किया। नंबर 1, पीस टाइम मिलिट्री अलायंस, यानी शांति के समय में सैनिक समझौते किए गए। एक तो होता है सैनिक समझौते युद्ध के समय में हो, जब युद्ध चल रहा हो उस समय में 2-3 राष्ट्रों ने मिलकर एक सैनिक समझौता कर लिया। लेकिन जो बिस्मार्क ने नीति शुरू की उसने शांति के समय में, अभी कोई यूरोप में युद्ध नहीं चल रहा था, 1880s की बात है, 1890s की बात है, उस समय में बिस्मार्क ने शांति के समय में सैनिक समझौते किए। ये प्रथम बार ऐसा हुआ था कि शांति के समय में, युद्ध होने से बहुत पहले एक समझौता करके बैठ गया। अगर युद्ध होता है तो कौन सा राष्ट्र किसका साथ देगा। तो मिलिट्री अलायंस इसे कहा जाता है। शांति के समय में सैनिक समझौते का दौर शुरू हुआ, इसको किसने शुरू किया, बिस्मार्क ने। अब किस प्रकार से बिस्मार्क ने नीति का क्रियान्वयन किया, ब्रिटेन स्प्लेंडेड आइसोलेशन। देखो क्या था, ब्रिटेन एक बहुत ताकतवर राष्ट्र था यूरोप का, इंग्लैंड, और ब्रिटेन की नेवी बहुत ताकतवर थी। बिस्मार्क इस चीज को जानता था कि हम ब्रिटेन को चुनौती बहुत मुश्किल से दे पाएंगे, हम ब्रिटेन को चुनौती नहीं दे सकते। और उस समय में ब्रिटेन कौन सी नीति को अपना रहा था, 1880-1890 में ब्रिटेन ने स्प्लेंडेड आइसोलेशन की नीति अपनाई। स्प्लेंडेड आइसोलेशन, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन ने अपने आप को अलग थलग कर लिया था बाकी राष्ट्रों से। बाकी राष्ट्रों के जो भी मैटर है, जो भी मामले है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अपने आप को अलग थलग करने की नीति पे ब्रिटेन ने इस नीति को अपना रखा था। और जर्मनी, बिस्मार्क ने भी उस चीज का सम्मान किया। बिस्मार्क को भी पता था कि हमें ब्रिटेन को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, क्योंकि ब्रिटेन एक ताकतवर राष्ट्र है। इसलिए बिस्मार्क ने ब्रिटेन को चुनौती नहीं दी, न तो राजनीतिक क्षेत्र में चुनौती दी, नहीं नेवी के क्षेत्र में चुनौती दी, नहीं न ही नौसेना के क्षेत्र में ब्रिटेन को चुनौती दी। तो बिस्मार्क यह चाह रहा था कि ब्रिटेन न्यूट्रल रहे, हस्तक्षेप नहीं करे यूरोपियन जो मैटर्स है उसके अंदर। तो बिस्मार्क यही चाह रहा था, इसीलिए इसने किसी प्रकार की चुनौती ब्रिटेन को नहीं दी।
फिर इसके बाद अगला राष्ट्र था इटली। इटली को बिस्मार्क एक कमजोर राष्ट्र समझता था कि इटली एक कमजोर राष्ट्र है, इट इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, और वह इटली पर यकीन नहीं करता था, इटली को बहुत ही कमजोर राष्ट्र समझता था, इटली को कोई अधिक खास महत्व बिस्मार्क ने नहीं दिया। फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया, इन दो देशों को ताकतवर समझा जाता था बिस्मार्क के द्वारा, इसलिए बिस्मार्क ने अपने सैनिक समझौतों में ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया का सहारा लिया। तो पहले जो ऑस्ट्रिया हुआ करता था यूरोप में, जर्मनी के एकीकरण होने के पश्चात वो ऑस्ट्रिया हंगरी बन गया, तो उनका नाम चेंज हो गया इस देश का। फिर अगला कौन सा टूल था इसका, फ्रांस को अलग थलग रखा जाए यूरोप में, फ्रांस को पूरी तरीके से आइसोलेट करके रखा जाए, फ्रांस को कोई भी मित्र नहीं मिले। फ्रांस कमजोर है क्योंकि फ्रांस को हराया गया था बिस्मार्क के द्वारा, फ्रांस हमेशा से कमजोर ही रहे। तो चलो ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया है। फिर इसके अलावा जो समझौते किए गए हैं बिस्मार्क के द्वारा, उसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और ये जो सैनिक समझौते में इन्होंने आधार दिया है भविष्य में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध का। तो जो सैनिक समझौते का सिलसिला है उसे किसने शुरू किया, बिस्मार्क ने शुरू किया। और ये सैनिक समझौते पीस टाइम में हुए, शांति के समय में इसने कई सारे समझौते कर डाले। क्यों किए इसने समझौते, ताकि फ्रांस को कोई भी मित्र नहीं मिल पाए, ब्रिटेन इतना अधिक हस्तक्षेप यूरोप के मामलों में नहीं करे। इसी के साथ ही अपन ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं, अपन इसको जारी रखेंगे अगली क्लास में। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।